तीतर के आगे दो तीतर, बताओ तेनालीरामा कितने तीतर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई हो और आपने उस समस्या को सुलझाने के लिए अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दिए हो। आपने उस परेशानी के बारे में इतना ज़्यादा सोच लिया हो कि आपका दिमाग सुन पड़ गया हो, आपकी रातों की नींद उड़ गई हो और आपको लगने लगा हो कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन फिर अचानक कोई बहुत ही साधारण सा इंसान आता है और एक चुटकी में उस समस्या को सुलझा देता है। तब आपको एहसास होता है कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा आपने उसे अपनी अत्यधिक सोच और अपने डर से बना दिया था। हम इंसान अक्सर अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही जटिल गणित का सूत्र मान बैठते हैं, जबकि असल में ज़िंदगी एक बहुत ही सीधी और सरल रेखा होती है। आज हम आपको इतिहास के पन्नों से निकालकर एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके सोचने के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे हमारा अपना ही अहंकार और हमारा किताबी ज्ञान कई बार हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि हम अपने सामने रखे हुए सबसे आसान सच को भी नहीं देख पाते। दक्षिण भारत के सुवर्ण इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का नाम एक ऐसे चमकते हुए सूर्य के समान है जिसकी रश्मियां आज भी कला, साहित्य और ज्ञान के आकाश को आलोकित करती हैं। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर बसा ये साम्राज्य केवल अपनी अजेय सैन्य शक्ति या अपार धन संपदा के लिए ही विश्व विख्यात नहीं था, बल्कि ये विद्या और बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा केंद्र भी था। इस महान साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे चक्रवर्ती सम्राट कृष्णदेव राय, जो स्वयं एक अजेय योद्धा होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के विद्वान और कला प्रेमी भी थे। उनके शासनकाल में विजयनगर की चौड़ी और पक्की सड़कों पर हीरे, मोती और नीलम खुलेआम तराजू में तौलकर बेचे जाते थे। लेकिन महाराज कृष्णदेव राय के लिए उनके साम्राज्य का सबसे अमूल्य आभूषण वे जड़ पत्थर नहीं थे, बल्कि उनके दरबार में बैठने वाले वे महान विद्वान थे जिनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा 7 समंदर पार तक होती थी। महाराज कृष्णदेव राय के उस भव्य और ऐतिहासिक दरबार को भुवन विजयम कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है ऐ संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करने वाला भवन। इस दरबार की भव्यता और सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना अत्यंत कठिन है। दरबार के विशाल स्तंभ शुद्ध स्वर्ण और रजत से मढ़े हुए थे, जिन पर देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्वों और पौराणिक कथाओं की अत्यंत सूक्ष्म और सजीव नक्काशी की गई थी। दरबार की ऊंची छत से लटकते हुए विशाल झूमर, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य हीरे और नीलम सूर्य की रोशनी को अनगिनत रंगों में बिखेर कर एक जादुई वातावरण का निर्माण करते थे। दरबार के ठीक मध्य में महाराज का रत्न जड़ित और मयूर के आकार का विशाल सिंहासन था, जिसके दोनों ओर अष्टदिग्गज अपना स्थान ग्रहण करते थे। ये अष्टदिग्गज 8 महान कवि और प्रकांड विद्वान थे, जो साहित्य, ज्ञान और तर्क की 8 दिशाओं के रक्षक माने जाते थे। इन्हीं अष्टदिग्गजों के बीच एक ऐसा व्यक्ति बैठता था जो ना तो देखने में बहुत गंभीर लगता था और न ही जिसकी वेशभूषा अन्य विद्वानों की तरह भारी भरकम और आडंबरपूर्ण होती थी। उस व्यक्ति का नाम था तेनालीरामा। तेनालीरामा केवल एक कवि या दरबारी नहीं थे, बल्कि वे महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मित्र, उनके सबसे बड़े कटमोचक और पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे चतुर और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी और शरारती मुस्कान तैरती रहती थी और उनकी आंखों में एक ऐसी अद्भुत चमक होती थी जो किसी भी जटिल से जटिल समस्या के आर पार देख सकती थी। दरबार के राजगुरु तथाचार्य, जो अपनी विद्या, अपने पद और अपने कुल पर बहुत अधिक घमंड करते थे, वे हमेशा तेनालीरामा की इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। तथाचार्य हर समय इसी ताक में रहते थे कि कब उन्हें तेनालीरामा को नीचा दिखाने और महाराज की नज़रों में उन्हें मूर्ख साबित करने का अवसर मिले। लेकिन तेनालीरामा अपनी अद्भुत हाजिर जवाबी, अपनी गहरी व्यवहारिक बुद्धि और अपने अचूक तर्कों से हर बार तथाचार्य और अपने अन्य सभी विरोधियों को निरुत्तर कर देते थे। वसंत ऋतु का अत्यंत सुहावना समय था। संपूर्ण विजयनगर में वसंतोत्सव की तैयारियां बहुत ही जोरों पर चल रही थीं। पूरा नगर रंग बिरंगे सुगंधित फूलों, आम के पत्तों के तोरणों और हवा में लहराती हुई रेशमी पताकाओं से सजा हुआ था। इसी भव्य उत्सव के दौरान महाराज कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में एक विशाल ज्ञान सभा
आयोजन किया था, जिसमें पूरे आर्यावर्त से बड़े बड़े विद्वानों, तार्किकों, खगोल शास्त्रियों, गणितज्ञों और दार्शनिकों को आमंत्रित किया गया था। इस सभा का उद्देश्य ज्ञान का आदान प्रदान करना और विजयनगर की बौद्धिक श्रेष्ठता को पूरे विश्व के सामने स्थापित करना था। एक दिन जब भुवन विजयम दरबार अपनी पूरी भव्यता और गरिमा के साथ लगा हुआ था और सभी विद्वान ज्ञान चर्चा में लीन थे, तभी दरबार के मुख्य द्वारपाल ने भीतर प्रवेश किया और महाराज को साष्टांग प्रणाम करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना दी। द्वारपाल ने बताया कि उत्तर दिशा के एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य से एक महान और अजेय विद्वान पंडित विद्याधर चतुरानन पधारे हैं। वे स्वयं को संपूर्ण आर्यावर्त का सबसे बड़ा तार्किक और अजेय शास्त्रार्थी कहते हैं और उन्होंने विजयनगर के सभी अष्टदिग्गजों और विद्वानों को शास्त्रार्थ तथा बुद्धि परीक्षण की एक खुली चुनौती दी है। महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा कि उन महान पंडित को पूरे राजसी सम्मान के साथ दरबार में प्रस्तुत किया जाए। विजयनगर का ये दरबार हमेशा ज्ञानियों का और ज्ञान का खुले हृदय से स्वागत करता है। कुछ ही क्षणों के पश्चात पंडित विद्याधर चतुरानन ने भुवन विजयम दरबार में प्रवेश किया। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली लेकिन अहंकार से पूरी तरह भरा हुआ था। उन्होंने गहरे लाल रंग के बहुमूल्य रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चौड़े माथे पर चंदन और भस्म का एक बहुत बड़ा सा त्रिपुंड लगा हुआ था। उनके गले में रुद्राक्ष और स्फटिक की कई भारी मालाएं झूल रही थीं और उनके ठीक पीछे उनके शिष्यों की एक बहुत लंबी कतार थी, जो ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखे हुए प्राचीन और दुर्लभ ग्रंथों का भारी गट्ठर अपने सिर और कंधों पर उठाए हुए थे। पंडित चतुरानन की चाल में एक ऐसा गुरूर, एक ऐसा घमंड था जैसे वे इस धरती पर नहीं बल्कि आसमान के बादलों पर चल रहे हों और दरबार में बैठा हर व्यक्ति उनके सामने एक तुच्छ प्राणी हो। उन्होंने महाराज कृष्णदेव राय को प्रणाम तो किया, लेकिन उनके उस झुकने में सम्मान का भाव बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और चुभने वाली चुनौती का भाव था। पंडित चतुरानन ने अपनी भारी और पूरे दरबार में गूंजने वाली की आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि महाराज कृष्णदेव राय की कीर्ति और उनके इस दरबार की महानता के किस्से मैंने बहुत दूर दूर तक सुने हैं। मुझे बताया गया है कि आपके इस दरबार में अष्टदिग्गज बैठते हैं जो ज्ञान के सागर हैं, लेकिन मैं संपूर्ण आर्यावर्त के बड़े बड़े राज्यों को शास्त्रार्थ में पराजित करके उनके विजय पत्र अपने साथ लेकर यहाँ आया हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न, ऐसी ऐसी रहस्यमयी पहेलियाँ और ऐसे तार्किक चक्रव्यूह हैं जिन्हें आज तक कोई भी विद्वान भेद नहीं पाया है। यदि आपके इस महान दरबार का कोई भी विद्वान मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे दे, तो मैं जीवन भर के लिए अपनी ये शिखा कटवा लूँगा और आपके साम्राज्य का एक साधारण दास बनकर रहूँगा। लेकिन यदि आपके ये सभी अष्टदिग्गज और विद्वान मेरे सामने हार गए, तो आपको पूरे विश्व के सामने ये स्वीकार करना होगा कि विजयनगर का ज्ञान मेरे ज्ञान के सामने अत्यंत बौना और तुच्छ है। ये विजयनगर साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अपमान और एक सीधी चुनौती थी। पंडित के इन कठोर और अहंकारी शब्दों को सुनकर पूरे दरबार में एक भारी सन्नाटा छा गया। आज गुरु तथाचार्य का चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया। दरबार के सभी विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी गंभीरता को बनाए रखते हुए कहा कि हे पंडित विद्याधर, ज्ञान का मुख्य उद्देश्य अहंकार का प्रदर्शन करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि ज्ञान का असली उद्देश्य तो सत्य की खोज करना और अज्ञान के अंधकार को मिटाना होता है। फिर भी विजयनगर का ये साम्राज्य कभी किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता। आप अपने प्रश्न पूछने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। महाराज की अनुमति मिलते ही पंडित चतुरानन ने एक अत्यंत क्रूर और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपने एक शिष्य के हाथ से एक प्राचीन ग्रंथ लिया और अत्यंत जटिल संस्कृत श्लोकों, खगोल शास्त्र की उलझी हुई पहेलियों और गणित के अत्यंत कठिन सूत्रों की एक भयंकर झड़ी लगा दी। उन्होंने न्याय शास्त्र, मीमांसा, वेदांत और तर्कशास्त्र के ऐसे ऐसे गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्न उठाए कि दरबार के बड़े बड़े और अनुभवी विद्वान पसीना पसीना हो गए।
एक एक करके विजयनगर के कई नामी विद्वान अपने स्थान से उठे और उन्होंने पंडित चतुरानन के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन पंडित चतुरानन कोई साधारण विद्वान नहीं थे। उन्होंने अपने तर्कों के तीखे बाणों से विजयनगर के विद्वानों को कुछ ही क्षणों में धराशायी कर दिया। वे शब्दों के ऐसे जाल बुनते थे कि उत्तर देने वाला स्वयं अपने ही उत्तर में उलझ कर रह जाता था। जब दरबार का कोई भी विद्वान पंडित चतुरानन के सामने टिक नहीं पाया, तो राजगुरु तथा आचार्य अपने स्थान से पूरे गर्व के साथ उठे। उन्होंने सोचा कि ये तेनाली रामा को नीचा दिखाने और महाराज की नज़रों में खुद को सबसे महान साबित करने का सबसे सुनहरा अवसर है। तथाचार्य ने अपने भारी भरकम शब्दों और संस्कृत के कठिन श्लोकों के साथ पंडित चतुरानन से शास्त्रार्थ शुरू किया, लेकिन चतुरानन ने तथाचार्य की विद्या को कुछ ही पलों में भांप लिया। उन्होंने तथाचार्य को तर्क और दर्शन के एक ऐसे भयंकर चक्रव्यूह में उलझाया कि राजगुरु बीच सभा में हक्के बक्के रह गए। उनके पास चतुरानन के एक अत्यंत जटिल तार्किक प्रश्न का कोई उत्तर नहीं बचा। तथाचार्य को भरी सभा में अपमानित होकर अपना सिर झुकाकर वापस अपने आसन पर बैठना पड़ा। अब महाराज कृष्णदेवरा यज्ञ के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई देने लगी थीं। विजयनगर की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी थी। यदि आज वे इस शास्त्रार्थ में हार गए तो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए ये लिख दिया जाएगा कि विजयनगर के अष्टदिग्गज एक बाहरी पंडित के अहंकार के सामने नतमस्तक हो गए। महाराज की बेचैन नजरें पूरे दरबार में तेनाली रामा को खोजने लगीं, क्योंकि जब भी साम्राज्य पर कोई बौद्धिक संकट आता था तो केवल तेनाली रामा ही अपनी अद्भुत बुद्धि से उस संकट को टालते थे। लेकिन पूरे दरबार के लिए ये अत्यंत आश्चर्य और चिंता की बात थी कि तेनाली रामा अपने आसन पर उपस्थित ही नहीं थे। महाराज ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने मुख्य द्वारपाल से पूछा कि तेनाली रामा कहाँ है? जब साम्राज्य की इज्जत दांव पर लगी है तब वह मूर्ख कहाँ गायब हो गया है? उसे तुरंत दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। राजगुरु तथाचार्य ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने महाराज से कहा कि अन्नदाता, मैंने तो आपको पहले ही कई बार चेताया था कि वो तेनाली रामा केवल एक विदूषक है, एक मस्खरा है। जब सलीक ज्ञान और शास्त्रों की बात आती है तो वो हमेशा दुम दबाकर भाग जाता है। पंडित चतुरानन जैसे महान और प्रकांड विद्वान के सामने टिकना उस साधारण से मस्खरे के बस की बात बिल्कुल नहीं है। वो डर कर कहीं छिप गया होगा। पंडित चतुरानन जोर से ठहाका मारकर हंसे और बोले कि क्या यही है आपके विजयनगर का वो महान ज्ञान जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है? मुझे तो यहाँ कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो मेरे ज्ञान के इस अथाह समुद्र में एक छोटा सा गोता भी लगा सके। महाराज, अब समय व्यर्थ मत कीजिए और अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। तभी दरबार के मुख्य द्वार की ओर से एक बहुत ही अजीब और बेपरवाह सी आवाज आई। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है पंडित जी? ज्ञान का अथाह समुद्र है या अहंकार का एक छोटा सा गंदा गड्ढा, ये तो अभी तय होना बाकी है। सबने आश्चर्य से मुड़कर मुख्य द्वार की ओर देखा। तेनाली रामा दरबार में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उनका हुलिया और उनका अंदाज देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। तेनाली रामा के एक हाथ में एक आधा खाया हुआ रसीला आम था और दूसरे हाथ में उन्होंने बांस की तीलियों से बनी छोटी सी पिंजरी पकड़ी हुई थी, जिसके भीतर कुछ पक्षी फड़फड़ा रहे थे। उनके चेहरे पर साम्राज्य की हार की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वे ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे किसी गांव के मेले में तमाशा देखने आए हों। महाराज कृष्णदेव राय ने उन्हें इस वेशभूषा में देखकर झिड़कते हुए कहा कि तेनाली, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने यहाँ? हमारे साम्राज्य की इज्जत दांव पर लगी है। हमारे सभी विद्वान हार चुके हैं और तुम यहाँ आम खा रहे हो और इन पक्षियों के साथ खेल रहे हो। तुम्हें स्थिति की गंभीरता का कोई भान है या नहीं? तेनाली रामा ने आम की गुठली को एक सेवक के हाथ में पकड़ाते हुए महाराज को साष्टांग प्रणाम किया और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि क्षमा करें अन्नदाता, मैं दरबार की ओर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे प्रकृति का एक बहुत बड़ा और अद्भुत ज्ञान मिल गया। मैंने सोचा कि जब हमारे अतिथि पंडित जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो क्यों ना उनका स्वागत प्रकृति के इस छोटे से ज्ञान से किया जाए। किताबी ज्ञान तो इन्होंने बहुत बघार लिया, अब थोड़ा व्यावहारिक ज्ञान भी देख लिया जाए।
पंडित चतुरानन ने तेनालीरामा को ऊपर से नीचे तक यंत्र घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखा और कहा कि तुम हो वो तेनालीरामा जिसके झूठे किस्से मैंने सुने हैं। तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारा आचरण और तुम्हारे हाथ में ये पक्षियों का पिंजरा देखकर तो तुम मुझे किसी गांव के अनपढ़ गवार लगते हो। तुम मुझसे शास्त्रार्थ करोगे? तुम मेरे तर्कों का सामना करोगे? तेनालीरामा ने अपनी उस बांस की पिंजरी को एक मेज पर बहुत ही सावधानी से रखते हुए अत्यंत विनम्रता से कहा कि पंडित जी, ज्ञान रेशमी कपड़ों में या माथे के बड़े बड़े टीकों में नहीं होता। ज्ञान तो इंसान की खोपड़ी में होता है। और जहाँ तक शास्त्रार्थ की बात है तो मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या पंडित बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो बस एक साधारण सा इंसान हूँ जो अपनी आँखों से इस दुनिया को देखता है, मोटी मोटी किताबों से नहीं। आपने हमारे दरबार के सभी महान विद्वानों को हरा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या आप मेरे एक बहुत ही साधारण, बहुत ही छोटे से और बच्चों वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? पंडित चतुरानन ने अपने अहंकार से अपना सीना फुलाते हुए कहा कि मूर्ख, तुम मुझसे प्रश्न पूछोगे? मैंने चारों दोस्तों, सभी उपनिषदों, वेदांगों और दुनिया के सभी दर्शन शास्त्रों का कंठस्थ अध्ययन किया है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कोई खगोल का प्रश्न है या गणित का, या फिर न्याय शास्त्र का कोई जटिल सूत्र है? पूछो और अपनी हार के लिए तैयार रहो। तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं पंडित जी, मेरा प्रश्न न तो वेदों से है, न उपनिषदों से है और ना ही किसी भारी भरकम शास्त्र से है। मेरा प्रश्न तो बस इस पिंजरे में बंद इन छोटे छोटे पक्षियों से है। तेनालीरामा ने पिंजरे के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। दरबारियों ने गर्दन उचकाकर देखा कि पिंजरे के अंदर कुछ तीतर बैठे हुए थे। राजगुरु तथाचार्य ने बीच में टोकते हुए क्रोधित स्वर में कहा कि महाराज, ये तेनालीरामा दरबार का और हम सबका बहुमूल्य समय नष्ट कर रहा है। कहाँ पंडित चतुरानन जैसा महान विद्वान और कहाँ ये तीतरों का बचकाना खेल। इसे बाहर निकाला जाए। महाराज कृष्णदेव राय ने अपना हाथ उठाकर तथाचार्य को शांत रहने का संकेत किया। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि तेनालीरामा जो भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई बहुत गहरा रहस्य और कोई बहुत बड़ी चाल अवश्य होती है। जय ने आदेश दिया कि तेनालीरामा को अपनी बात पूरी करने का अवसर दिया जाए। तेनालीरामा ने पंडित चतुरानन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि पंडित जी, आप बहुत बड़े तार्किक हैं। आप चीज़ों की स्थिति, उनकी दिशा और उनके काल का बहुत सटीक और गहरा ज्ञान रखते हैं। तो मेरा प्रश्न बहुत ही सीधा और सरल है। कृपया अपने कानों को और अपने उस महान दिमाग को खोलकर ध्यान से सुनिएगा। पूरे भुवन विजयम दरबार में सुई गिरने जैसी भयंकर शांति छा गई। पंडित चतुरानन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अत्यंत ध्यान से सुनने लगे। तेनालीरामा ने अपनी उंगली हवा में उठाते हुए एक कविता के अंदाज में अपनी वो ऐतिहासिक पहेली पूछी। तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, बताओ पंडित जी कुल कितने तीतर? ये पहेली सुनते ही दरबार के कई दरबारी और मंत्री अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजगुरु तथाचार्य ने अपना माथा पीट लिया और बुदबुदाए कि ये कैसा मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद प्रश्न है। क्या विजयनगर का अष्टदिग्गज एक बाहरी और इतने बड़े विद्वान से तीतरों की गिनती करवाएगा? ये तो विजयनगर का और भी बड़ा अपमान है। लेकिन पंडित चतुरानंद बिल्कुल नहीं हंसे। उनका अहंकारी दिमाग, जो हमेशा जटिल गणितीय सूत्रों, संस्कृत के श्लोकों और दर्शन की गहराइयों में उलझा रहता था, इस अत्यंत साधारण सी पहेली को भी एक बहुत बड़े गणितीय चक्रव्यूह और एक भयंकर तार्किक विरोधाभास की तरह देखने लगा। पंडित चतुरानंद ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन ही मन में अत्यंत तीव्र गति से गणना शुरू की। उन्होंने सोचा कि तीतर के आगे दो तीतर और तीतर के पीछे दो तीतर, इसका अर्थ क्या हो सकता है? क्या ये कोई अनंत श्रृंखला है? क्या ये कोई ज्यामितीय आकार है? अगर मैं 5 तीतर मानता हूँ तो बीच वाले के आगे 2 हैं और पीछे 2 हैं, लेकिन पहेली कहती है तीतर के आगे 2 तीतर। अगर 5 हैं तो सबसे पीछे वाले के आगे तो 4 तीतर हो जाएंगे। ये तो पहेली की शर्त को तोड़ रहा है। क्या ये एक गोल घेरा है जिसमें तीतर घूम रहे हैं? अगर वे एक गोल घेरे में हैं तो हर तीतर के आगे 2 तीतर होंगे और हर तीतर के पीछे 2 तीतर होंगे। तो क्या उत्तर अनंत है या शून्य है, या ये कोई खगोलीय स्थिति का वर्णन है? पंडित चतुरानंद की उंगलियां हवा में तेजी से चलने लगीं। उनके माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें लक आईं, जो दिमाग बड़े बड़े खगोलीय पिंडों की दूरी नाप सकता था।
जो दिमाग वेदों की ऋचाओं का अर्थ निकाल सकता था, वो दिमाग आज कुछ तीतरों की साधारण सी गिनती में बुरी तरह उलझ गया था। तेनालीरामा ने बीच में चुटकी लेते हुए कहा कि क्या हुआ पंडित जी, क्या आपके उन भारी भरकम शास्त्रों में तीतरों की गिनती का कोई सूत्र नहीं लिखा है, या मुझे कोई संस्कृत का श्लोक पढ़ना पड़ेगा आपको ये साधारण सी बात समझाने के लिए? पंडित चतुरानन ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि चुप रहो मूर्ख, ये कोई साधारण पहेली नहीं है, ये दिशा, स्थिति और समय का एक अत्यंत जटिल विरोधाभास है। तुम मुझे अपने शब्दों के जाल में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी चाल समझ गया हूँ। पंडित जी ने अपने एक शिष्य से भोजपत्र और कलम मांगी और उस पर चित्र बनाकर गणना करने लगे। उन्होंने कई तरह के चित्र बनाए। कभी वे तीतरों को एक सीधी रेखा में रखते, कभी उन्हें एक वर्ग में रखते, कभी उन्हें एक वृत्त में सजाते, लेकिन हर बार उनका तार्किक दिमाग किसी न किसी बिंदु पर आकर अटक जाता। उनका अहंकार उन्हें ये स्वीकार करने ही नहीं दे रहा था। उत्तर बहुत ही साधारण और सीधा हो सकता था। वे हर चीज को बहुत ज्यादा जटिल बनाने के आदी हो चुके थे। दरबार में बैठे महाराज कृष्णदेव राय अब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए थे कि तेनालीरामा ने पंडित के ज्ञान पर नहीं, बल्कि उसके अहंकार पर सबसे गहरी और अचूक चोट की है। पंडित का वो झूठा ज्ञान ही आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। लगभग एक प्रहर का समय बीत गया। पंडित चतुरानन के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। उनके होंठ सूख गए थे। उनके शिष्यों के सिर शर्म और निराशा से झुक गए थे। जो पंडित पूरे आर्यावर्त को हरा कर आया था, जो विजयनगर को नीचा दिखाने आया था, वो आज विजयनगर के दरबार में एक तीतर की पहेली में फंसकर पसीना पसीना हो रहा था और हाँफ रहा था। अंततः जब पंडित चतुरानन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया और उनके सारे तर्क समाप्त हो गए, तो उन्होंने हार मानते हुए अपनी कलम नीचे रख दी। उनकी आवाज़ में अब वो पहले जैसी गूंज, वो घमंड और वो अहंकार बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अत्यंत धीमी और कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मैं इस विरोधाभास को हल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे गणितीय सूत्रों और तर्कों के उसका उत्तर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी उत्तर पहेली की सभी शर्तों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर रहा है। तेनालीरामा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मेरा ज्ञान इस पहेली के सामने नतमस्तक है। अब तुम ही बताओ इसका सही उत्तर क्या है। पूरे दरबार में खुशी की एक भयंकर लहर दौड़ गई। विजयनगर की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा बच गई थी। महाराज कृष्णदेव राय ने अत्यंत गर्व और स्नेह से तेनालीरामा की ओर देखा। तेनालीरामा अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ अपनी जगह से उठे। वे उस बांस की पिंजरे के पास गए और उन्होंने बहुत ही आराम से पिंजरे का छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया। पिंजरे के अंदर से 3 तीतर बाहर निकले और दरबार के चिकने फर्श पर एक सीधी रेखा में एक के पीछे एक चलने लगे। तेनालीरामा ने उन 3 तीतरों की ओर इशारा करते हुए अपनी बुलंद और स्पष्ट आवाज में कहा कि पंडित जी और दरबार में उपस्थित सभी महान विद्वान कृपया अपनी आंखें खोलें और ध्यान से देखें। उत्तर आपके बिल्कुल सामने है। तेनालीरामा ने सबसे पीछे चलने वाले तीतर की ओर अपनी उंगली से इशारा किया और कहा कि देखिए पंडित जी, इस सबसे पीछे वाले तीतर को देखिए, इसके आगे कितने तीतर चल रहे हैं। सबने देखा उसके आगे 2 तीतर थे। तेनालीरामा ने कहा, तीतर के आगे 2 तीतर। फिर तेनालीरामा ने सबसे आगे चलने वाले तीतर की ओर इशारा किया और पूछा कि अब इस सबसे आगे वाले तीतर को देखिए, इसके पीछे कितने तीतर चल रहे हैं। सबने देखा उसके पीछे 2 तीतर थे। तेनालीरामा ने कहा, तीतर के पीछे 2 तीतर। अंत में तेनालीरामा ने बीच में चलने वाले उस दूसरे तीतर की ओर इशारा किया और कहा कि और ये रहा वो बीच वाला तीतर, जिसके आगे भी एक तीतर है और जिसके पीछे भी एक तीतर है। तो पंडित जी, कुल कितने तीतर हुए? पंडित चतुरानन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उत्तर इतना सरल था, इतना सीधा था, केवल 3 तीतर। एक तीतर सबसे आगे, एक तीतर बीच में और एक तीतर सबसे पीछे। सबसे पीछे वाले के आगे 2 तीतर हैं, सबसे आगे वाले के पीछे 2 तीतर हैं। कुल मिलाकर केवल 3 ही तीतर हैं जो एक कतार में शांति से चल रहे हैं। पूरा भुवन विजयम दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महाराज कृष्णदेव राय अपने रत्न जड़ित सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने जोर जोर से तालियां बजाई। राजगुरु तथाचार्य का मुंह शर्म से लाल हो गया, क्योंकि वे भी इस पहेली को बहुत जटिल मान बैठे थे। पंडित चतुरानन शर्म से पानी पानी हो गए। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था।
उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर तेनालीरामा के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा कि हे महात्मन, मैंने जीवन भर बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने वेदों को कंठस्थ किया, लेकिन मैंने कभी अपनी आँखों को खुला रखना नहीं सीखा। मेरा अहंकार मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उत्तर बहुत जटिल होगा। मैंने एक अत्यंत साधारण सी बात को अपने झूठे ज्ञान के भारी बोझ तले दबा दिया। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। ज्ञान वो नहीं है जो केवल किताबों के पन्नों में बंद है। असली ज्ञान तो वो है जो हमारे आसपास मौजूद है और जिसे हम अपनी सहज बुद्धि से देख सकते हैं। तेनालीरामा ने पंडित चतुरानन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बहुत ही दार्शनिक और शांत अंदाज में कहा कि पंडित जी, शास्त्र हमें दृष्टि देते हैं, लेकिन उस दृष्टि का उपयोग कैसे करना है ये हमारा विवेक तय करता है। जब इंसान के भीतर अहंकार आ जाता है तो वो सीधी और सरल चीज़ों को भी टेढ़ा देखने लगता है। आपने इन बेचारे तीतरों को गणित के जटिल सूत्रों में बांधने की कोशिश की, जबकि ये तीतर तो बस एक सीधी कताल में चल रहे थे। जीवन की अधिकांश समस्याएं इन तीतरों की तरह ही बहुत सरल होती हैं, लेकिन हम अपनी अत्यधिक सोचने की आदत और अपने अहंकार के कारण उन्हें एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जिससे बाहर निकलना असंभव हो जाता है। महाराज कृष्णदेव राय ने पंडित चतुरानन को ससम्मान विदा किया। पंडित जी ने अपनी शिखा काटने की बात कही थी, लेकिन महाराज ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि एक विद्वान का असली आभूषण उसकी शिखा नहीं बल्कि उसकी विनम्रता होती है। आज के बाद आप अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करेंगे, यही आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पंडित चतुरानन के जाने के बाद महाराज ने तेनालीरामा को अपने पास सिंहासन के समीप बुलाया। उन्होंने अपने गले से मोतियों और हीरों की एक अत्यंत बहुमूल्य माला उतारी और तेनालीरामा के गले में पहना दी। तेनाली, महाराज ने अत्यंत गदगद स्वर में कहा, आज तुमने केवल विजयनगर की लाज ही नहीं बचाई है, बल्कि हम सबको जीवन का एक बहुत बड़ा और अमूल्य पाठ पढ़ाया है। तुम ये साबित कर दिया कि किताबी ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है व्यवहारिक ज्ञान और समय पर काम आने वाली हाजिर जवाबी। तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, ये सब तो इन बेचारे तीतरों का कमाल है। अगर ये आज एक सीधी लाइन में नहीं चलते और इधर उधर भाग जाते तो आज मेरी खैर नहीं थी। तेनालीरामा की इस बात पर पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। यहाँ तक कि राजगुरु तथाचार्य के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। और इस प्रकार तेनालीरामा ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से विजयनगर का नाम पूरे आर्यावर्त में स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। दोस्तों, तेनालीरामा और इन 3 तीतरों की ये कहानी आज के हमारे जीवन पर पूरी तरह से लागू होती है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम खुद ही अपने लिए एक मानसिक जेल बना लेते हैं। हम अपने रिश्तों में, अपने करियर में और अपने भविष्य को लेकर इतने जटिल समीकरण बनाने लगते हैं कि हम वर्तमान की उस सीधी और सरल रेखा को भूल जाते हैं, जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत उलझ गई है और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और तेनालीरामा के उन 3 तीतरों को याद कीजिए। आपको एहसास होगा कि आपकी समस्या का समाधान आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। बस आपको अपनी अत्यधिक सोचने की आदत को किनारे रखकर उसे एक सरल नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अगर आपको तेनालीरामा की यह अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई है और इसमें आपके सोचने के नज़रिए में थोड़ा सा भी बदलाव किया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें जो हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और परेशान रहते हैं। ऐसी ही और भी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और जीवन को बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में किस छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा बना दिया था और फिर उसे कैसे सुलझाया। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, शांत रहें और अपनी ज़िंदगी को सरल बनाए रखें। धन्यवाद।